नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी। आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में राजनीतिक दलों की रणनीति का विश्लेषण करूंगा। बीजेपी के कमल व्यू को तोड़ना कैसे विरोधी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा संदेश दिया है। आज आपके लिए एसपी और आरएलडी के किसान नौजवान वाले प्लान को भी मैं डिकोड करूंगा। मिशन उत्तराखंड के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह के मात्र शक्ति वाले दाव का भी विश्लेषण करूंगा और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकजुट हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की है। यह वही वोट बैंक है जिसका लाभ साल 2014 लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी को मिलता रहा है। आज बीजेपी के इसी कमल व्यू को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। चुनावी जंग में फतह का वो कारगर फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जिसकी बदौलत बीजेपी लगातार चुनाव जीत हासिल करती आ रही है। साल 2014 और साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर साल 2017 का विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी ने कमल व्यू के रचना कर उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया है और इसका लाभ लिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कैसे 2022 के चुनावी समर में बीजेपी के विरोधियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बीजेपी का यह कमल व्यू, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, कैसे सारे विपक्षी दल हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई छोटे छोटे जाति आधारित दलों से गठबंधन के साथ जोड़तोड़ कर रहा है तो कोई लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बहाने महिला वोटरों को हिंदू वोट बैंक से अलग करने में जुट गया है। यह नए दौर की सियासत है, नए तरीके से चल रही है। आप भी समझिए और आप भी देखिए। सज गया है 2022 का चुनावी रण। उत्तर प्रदेश में जंग में आमने सामने बीजेपी और विपक्ष। तैयार है बीजेपी का कमल व्यूह। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की जबरदस्त रणनीति। जारी है कमल व्यूह पर विपक्ष का प्रहार। धर्म और जात वाले ध्रुवीकरण का वार। दो 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अगर खुद को डिफेंडिंग चैंपियन साबित करने की चुनौती है तो विपक्ष के लिए करो या मरो का प्रश्न बन चुका है। बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ना विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की कमान अमित शाह के हाथों में सौंपी गई। 2013 में उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद अमित शाह और उनकी पूरी टीम ने यूपी के लिए खास रणनीति तैयार की। अमित शाह ने जातियों में बटे यूपी के सियासी समीकरण की
बारीकियों को समझा और अपनी व्यूह रचना तैयार की। अमित शाह ने यूपी के हिंदू समाज से जात पात को छोड़ एक होने की अपील की। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर खुद मोदी का वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरना रहा, जिसने यूपी के सारे समीकरण और वोटिंग पैटर्न ध्वस्त कर दिए। बीजेपी की मोदी लहर में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया। बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 73 सीट जीत ली। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसे मात्र 5 सीटें ही मिली और 2 कांग्रेस के खाते में गई। इस लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर लोकसभा सीटों के अनुपात में अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती थी। राजनीति में हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसके विष बेल जिसको कह रहे हैं कांग्रेस ने बोए थे कि जातिवादी राजनीति, तुष्टीकरण वाली राजनीति। अब इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में विपक्ष चाहता है कि हिंदू बंट जाएं, इसीलिए वो जातिवादी राजनीति कर रहा है। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और भाजपा की एनडीए गवर्नमेंट बनी, भाजपा ने एक राष्ट्र एक देश की परिकल्पना के साथ चुनाव में अपनी शुरुआत की और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब विपक्ष हताश हो गया है और वो चाहता है कि एक तरफ तो हिंदू छोटी छोटी जातियों में तुम ब्राह्मण, हम ठाकुर, तुम दलित, हम ओबीसी, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम वोट को एकजुट रखने के लिए तरह तरह के कभी जिन्ना कभी पाकिस्तान वाले शिगुफे छोड़ता है। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक है। अब वो जमाने गए जब मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब सब समझती है जनता कि किसकी मंशा क्या है। तो अब ये अगर ऐसा कर रहा है विपक्ष तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। 2016 में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा फूलपुर के सांसद केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के जातीय गोलबंदी को तोड़ते हुए अमित शाह के मार्गदर्शन में कमल व्यूह की रचना की। उस समय पिछड़ा वर्ग में अगर उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी, तो दलित वर्ग में जाटो समाज मायावती के साथ परंपरागत रूप से खड़ा था। कमल व्यूह की रचना में ओबीसी में यादव और दलितों में जाटो समाज से अलग गोलबंदी शुरू की गई। स्थानीय राजनीति करने वाले छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुआ जो जात आधारित सियासत करते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने सिद्ध किया कि 2014 की जीत कोई तुक्का नहीं थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों को 325 सीट हासिल हुई। ये आंकड़ा तब था जब यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद है प्रियंका गांधी की अगुवाई में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ हिंदू समाज के वोटों का बंटवारा होगा। मैं लड़की हूँ, जोर से बोलो, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एशिया की फोटो लगा करके गुजरात का तर्ज देकर के पूरे देश में प्रचार प्रसारित किया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़ी बड़ी दावे किए गए, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और हर शहर में एक स्मार्ट सिटी देने की बात की थी। 15 लाख खातों में बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं समझता हूं कि इन सारे झूठों की पोल खुल गई है, क्योंकि निश्चित तौर पे 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ। अब देश का जनमानस इनकी ध्रुवीकरण की सियासत, इनकी जाति समीकरण की सियासत, इनके हर दावे की पोल खुल चुकी है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करते हुए महिलाओं के प्रतिनिधित्व की देने की बात की है। हमने युवा भर्ती विधान कार्यक्रम के जरिए 20 लाख रोजगार सृजन की बात की है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में नई सामाजिक
लाइन खींच दी है। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में एक बड़ा प्रयोग हुआ। 90 के दशक में जब बीजेपी राम लहर पर सवार थी, अयोध्या का विवादित ढांचा गिर चुका था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कांशी राम के साथ गठबंधन किया था। जातीय समीकरणों के आधार पर बीजेपी को सत्ता से दूर किया गया था। यही फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर दोहराने की कोशिश की। बुआ बबुआ के नाम से विख्यात हुए इस चुनाव में भी बीजेपी का बोलबाला रहा। विपक्ष को आशातीत सफलता नहीं मिली। इस बार भी बीजेपी का फॉर्मूला काम करता रहा। बीजेपी 67 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी का हिंदू समाज एक सूत्र में बंधकर वोट करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की तमाम सोशल इंजीनियरिंग और मुस्लिमों के एकतरफा वोट हासिल करने के बावजूद मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी बीजेपी जीत गई। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरा विपक्ष इस कवायद में लगा है कि किसी तरह हिंदू वोटों का बंटवारा हो। इसके लिए विपक्ष ने इस बार जबरदस्त रणनीति बनाई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की तर्ज पर तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, एक बार फिर जातियों को उभार दिया। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में, तो दूसरी तरफ तो वहीं कांग्रेस भी अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है। लेकिन उसका बड़ा ध्यान महिलाओं के वोट बैंक पर है, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोटिंग की और महिलाओं के कुल पड़े वोट का 41% बीजेपी को हासिल हुआ, जिससे सीटें जीतने में बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2022 के चुनावी रण में अलग अलग लड़ते दिख रहे विपक्ष ने बड़ी बारीकी से बीजेपी को घेरने के लिए हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति तैयार की है। जातीय गोलबंदी के लिए अखिलेश ने दांव चला। पश्चिम में किसान और जाटों के समर्थन के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन किया, तो पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक के लिए राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई जातिगत नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। बहुजन समाज पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में सवर्णों पर डोरे डाल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत तो बंटवारे की राजनीति करती आई है। 2014-2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और बंटवारे से सरकार बनाने का काम किया था। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महंगाई से परेशान जनता वो परिवर्तन चाहती है, वो समाजवादी पार्टी की ओर देखती है। इस पूरी कवायद में मुस्लिम वोट बैंक को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में दिख रहा है विपक्ष। बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट बैंक के एक तरफा वोट डालने वाले माइंडसेट के इस्तेमाल वाली रणनीति को विपक्ष की तरफ से बाकायदे सही होमवर्क के साथ सेट किया गया। ऐसे में भले ही राजनीतिक दल इस बात का दम भर रहे हों कि 2022 का विधानसभा चुनाव वो मुद्दों पर लड़ रहे हैं जिसमें महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ विकास भी शामिल है। लेकिन हकीकत ये है कि मुद्दों की आड़ में हिंदू वोटों का बंटवारा ही विपक्ष का लक्ष्य बन चुका है। हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी के विपक्ष के प्रयास को बीजेपी बखूबी समझ रही है और इस बार भी उसे उम्मीद है हिंदू समाज एकजुट होकर उसे वोट करेगा। 2014 के चुनाव के बाद हमने पूरा चुनाव का डिस्कोर्स ये अलग कर दिया। जिस वोट बैंक की खातिर पार्टियां लड़ती थी, उस वोट बैंक को हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया, लाभार्थी,
यानी सरकार की योजनाएं जिनके पास पहुंची वो एक नया वोट बैंक खड़ा हो गया। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, जो भी तबका उसमें था, जिस तक सरकार की योजनाएं पहुंची उसी ने हमको 17 जिताया, 19 जिताया और 2022 के चुनाव में पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से फिर सरकार बनेगी। हमने वो काम खत्म कर दिया जो पार्टियां ढोती थी कि ये वोट बैंक है और ये वोट बैंक, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने उसको बदल दिया जिसमें कास्ट, क्रीड और रिलीजन डाइल्यूट हो चुका है। अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे। 2022 के चुनावी रण में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने बीते वर्षों में जो वोटिंग पैटर्न सेट किया वो इस बार भी कारगर होता है या फिर विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी में सफल होता है और बीजेपी के अभी तक के सबसे जबरदस्त रूप से कारगर रहे कमल व्यूह को ध्वस्त करता है। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए शेखर आनंद त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से गणित बन रहा है उसको आपको समझाऊंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार और भी ज्यादा तेज चल गया है। चुनाव से पहले एक बार फिर से जिन्ना का राग छेड़ा गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और उन पर जिन्ना समर्थक होने का गंभीर आरोप लगाया है। आज आपको एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश में उठ रहे जिन्ना राग के बारे में बताना चाहता हूं। आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जिन्ना के बहाने सीएम योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। आज आपको यह भी बताना चाहता हूं आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में विकास के साथ दूसरे मुद्दों का शोर और ज्यादा बढ़ गया है। विरोधी खेमे की कमजोरी वाले मुद्दों पर जोर आजमाइश बहुत तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है और एक बार फिर चुनाव से पहले जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। नेताओं की बयानबाजी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम से निशाना साधा गया हो। इससे पहले भी सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेता जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं। एक चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जिन्ना को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से विधानसभा चुनावों में जिन्ना की एंट्री हुई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुकी है। वो 2.5 महीने के पैरोल पे उत्तर प्रदेश में सरकारी मेहमान हैं। वो 2.5 महीने यहाँ पे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर रहेंगे।
15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। जब चुनाव हो जाएगा 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे, अपनी मिलाई विलाई लेकर फिर यहाँ से जाएंगे। वो इनका मुद्दा रहेगा, वो इनके एजेंडे में है और उसको सरकार बदल रही है, उसके बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। अब जनता बहुत समझदार है, स्टार्ट नहीं हो मुद्दा होगा। देखिए, योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बताने के लिए उनके पास काम नहीं है। आज छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है, शिक्षकों पे लाठीचार्ज हो रही है, पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा है, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन योगी जी मस्त हैं, वो हिंदू मुसलमान बंटवारे की ही बात करेंगे। बीजेपी अपने चुनाव में जिन्ना और मुसलमान पर लगातार फोकस कर रही है। आए दिन बीजेपी के नेता इन मुद्दों के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में होने वाले कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य जिलों की बात करें, रामपुर में सबसे ज्यादा 50.57% मुसलमान हैं। रामपुर के बाद मुरादाबाद और संभल जिले का नंबर आता है। दोनों जिलों में 47.12% मुसलमान हैं। बिजनौर की बात करें तो वहां 43.3% मुसलमान हैं। सहारनपुर में मुस्लिमों की आबादी करीब 42% है। मुजफ्फरनगर और शामली में भी मुसलमानों की आबादी 41% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलाने के पीछे MY फैक्टर मजबूती के साथ खड़ा रहा है। इसी के दम पर अखिलेश 2012 में लखनऊ की लड़ाई जीत पाए थे। 22 की लड़ाई में भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का खास ख्याल रखा है। अखिलेश के इसी प्लान पर बीजेपी पानी फेरने की तैयारी में है। यूपी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। बीजेपी को वो मुद्दा मिल चुका है जिसकी बदौलत वो किसी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने में महारत रखती है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने बीजेपी को ये मौका उसकी थाली में परोस दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश का जिन्ना वाला बयान उनके गले की फांस बनता है या बीजेपी की सांस बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ऐसे कई और नाम थे जो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते वो लोग बागी हो गए और अब चुनाव के दौरान वो मुसीबत पैदा करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड का मौसम भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं, प्रचार के दम पर लोगों को लुभाने में भी लगे हुए हैं। आज आपको गृह मंत्री अमित शाह के रुद्रप्रयाग दौरे के बारे में बताऊंगा। अमित शाह के रुद्रप्रयाग में मंदिर में गए थे, रुद्रनाथ के मंदिर में वो गए, पूजा अर्चना की, उसके बाद लोगों से मिलने की जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा वो वाकई दिलचस्प थी। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमित शाह ने अपने उत्तराखंड मिशन के तहत किस तरीके से पूर्व सैनिकों को अपने साथ जोड़ा है, और यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को साधने के लिए अमित शाह ने कैसे बड़े सियासी दांव चले हैं, और उत्तराखंड के इन इलाकों में जाकर अमित शाह लगातार दांव पर दांव चल रहे हैं। शाह का शक्ति प्रदर्शन, रुद्रनाथ मंदिर में पूजा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, लिहाजा बीजेपी फुल एक्शन में है। तमाम नेता जनता को लुभाने में लगे हैं। अमित शाह ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मोर्चा संभाला, भगवान रुद्रनाथ के दर पर मत्था टेका और डोर टू डोर कैंपेन से लोगों को लुभाया। प्रचार के दौरान पर्चा बांटकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। अमित शाह का यह दौरा पावर पैक शो से कम नहीं था। देवभूमि के चुनावी रण में रुद्रप्रयाग सीट पर बिगुल फूंकते हुए आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों
और कार्यकर्ताओं के सामने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकार को कोसा। हमारे युवा मुख्यमंत्री दानी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं, वो जवान, इनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। तो उत्तराखंड का जवान जरूर। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में उत्तराखंड भी बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां पर भी यूपी की तरह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सत्ता में वापसी का दांव खेल रही है। यही वजह है कि पूरी बीजेपी सूबे की साख बचाने में जुटी है और पार्टी हर वर्ग, खासकर महिलाओं को साधने में जुटी है। मुस्लिम महिलाओं को शादी के बाद तलाक 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 कहकर निकाल देते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक के कानून को उखाड़ कर फेंक दिया और मुस्लिम महिलाओं को महिलाओं पर अत्याचार के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, इसके लिए 700 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, जिससे तुरंत ही न्याय मिल पाए। अमित शाह का फोकस मुस्लिम मतदाता है और उसके पीछे के समीकरण को समझिए। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के 4 जिले मुस्लिम वोटर्स बाहुल्य हैं। हरिद्वार में मुस्लिम मतदाता करीब 34% हैं। देहरादून में 13% मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी है। नैनीताल में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 13% है। उधम सिंह नगर में यह आंकड़ा 23% है। माना जाता है कि इन 4 जिलों में मुस्लिम मतदाताओं को जो लुभा लेता है, उसकी जीत तय मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में अपनी पहली चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया है। किसानों के हित में हर तरीके से प्रयास करने का आश्वासन दिया है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी भरोसा दिया है। 15 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान किसानों पर भरोसा दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस किसानों पर ही रहा। किसानों को रिझाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए अखिलेश यादव। मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस किसान प्रेम के पीछे की सियासी मजबूरी क्या है। आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, जयंत के इलाके में किसान मतदाताओं को जात और जमात से आगे बढ़कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। उनसे क्यों खेती किसानी वाले हित को आधार बनाकर वोट करने की बात दोहरा रहे हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर गए। वहां पर उन्होंने जयंत चौधरी के साथ मिलकर किसानों को रिझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की है। यह कोशिश कितनी कारगर साबित होगी,
ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान बता रहा है कि आगामी चुनाव के केंद्र में किसान है। किसान ही तय करने जा रहा है आगामी चुनाव का परिणाम। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मूड ही तय करेगा राज्य में बीजेपी के सरकार का भविष्य। यही वजह है कि सारी सियासी खींचतान किसानों के वोट को लेकर ही जारी है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की लड़खड़ाती स्थिति ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी है। शायद यही वजह रही कि मुजफ्फरनगर में एसपी और आरएलडी गठबंधन की पहली चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को याद करने के साथ ही किया। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। आगामी चुनाव में किसान फैक्टर का प्रभावी होना ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने की बड़ी वजह भी बना है। कृषि कानूनों को बेशक मोदी सरकार ने वापस ले लिया हो, फिर कानूनों की वापसी का आगे कोई प्लान ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से अखिलेश यादव ऐसे किसी भी कानून के यूपी में लागू नहीं होने देने का आश्वासन देते नजर आए। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। किसान ही आगामी चुनाव का कीवर्ड है। बीजेपी के विरोध में इसी कीवर्ड को बनाने में जुटी है आरएलडी और समाजवादी पार्टी। दोनों बड़ा फोकस भी किसानों पर ही दिखा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सूबे में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी। किसी भी हालत में गठबंधन की सरकार गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के अंदर करेगी। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित लंबे समय से बीजेपी के फेवर में रहा है। इसके पीछे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाला दांव ही हावी रहा है। इस बार किसान आंदोलन की वजह से एसपी और आरएलडी की उम्मीदें बढ़ी हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत की वजह से बाद के दिनों में किसान आंदोलन का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन गया, इसी के साए में हिंदू और मुस्लिम के पास आने की खबरें भी सामने आने लगी। अब ये साथ बना रहे, इसी कोशिश में अखिलेश और जयंत लगे हैं। किसी आपसी मतभेद की बात को दोनों तुरंत खत्म करने की बात करते हैं। कोशिश यही है कि किसानों का साथ मिलता रहे, हिंदू मुस्लिमों का साथ बना रहे। ये गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के
यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। किसानों को खुश करने वाले, उनका भरोसा जीतने वाले तमाम आश्वासनों के साथ अखिलेश किसानों को अपनी ताकत का एहसास करवाना नहीं भूले। जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। किसान आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में आंदोलन की तपिश आज भी महसूस की जा रही है। चुनाव के पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन आंदोलन की आंच में झुलसने का डर बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं को गली गली वोट मांगने के लिए मजबूर कर रहा है, बीजेपी को बार बार अपने उसी कैराना मॉडल की याद दिला रहा है। जिस तरह की सियासी उलझन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनती दिख रही है, हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण का जोर कमजोर पड़ता जा रहा है। किसानों के मूड पर सस्पेंस कायम है। जाट और मुस्लिम वाला गठजोड़ बहुत भरोसा नहीं जगा पा रहा है। पार्टी कोई भी हो, इस इलाके में 2022 वाली चुनौती सबकी मुसीबतें बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और दुनिया भर में कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं। कभी डेल्टा वेरिएंट तो कभी ओमिक्रॉन की दुनिया में तबाही मची हुई है। अब दुनिया में कोरोना के एक नए वेरिएंट नियोकोव ने दस्तक दे दी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नए वेरिएंट को काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। हालांकि राहत की बात यह है कि नया वेरिएंट पहले भी दुनिया में दस्तक दे चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, ओमिक्रॉन के बाद नियोकोव का खतरा। कोरोना वायरस महामारी के अलग अलग वेरिएंट्स दुनिया के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से दुनिया त्रस्त है। कुछ महीनों के अंतराल पर नया वेरिएंट घर में लोगों को दुबकने को मजबूर कर देता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ डॉक्टर्स इसे कम घातक बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये तेजी से संक्रमित करने वाला वेरिएंट है। लेकिन अब वायरस के एक और घातक वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नियोकोव नाम का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में ही देखने को मिल रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है, कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। नए वेरिएंट की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है। हालांकि इसे लेकर राहत की भी खबर है। बताया जा रहा है कि नियोकोव वेरिएंट इससे पहले भी दस्तक दे चुका है। साल 2012 और 2015 में पश्चिमी एशिया के देशों में इसके मरीज मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में अभी नियोकोव वेरिएंट चमगादड़ के अंदर देखा गया है। दुनिया पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। हालांकि अब इसके मामलों में दुनिया के कुछ देशों में कमी दर्ज की गई है। इसी बीच नियोकोव वेरिएंट की दस्तक से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक मारिया वान केरखोव ने कहा, ओमिक्रॉन के अलावा दुनिया में एक नया वेरिएंट जल्द ही देखने को मिल सकता है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा तेज गति से फैलने वाला हो सकता है और कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर सामने आई है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। गुरुवार को देश में कोरोना मरीजों में कमी दर्ज की गई। 2,51,627 नए कोरोना मरीज सामने आए। इस दौरान 3.4 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 627 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को 2,86,384 लोग संक्रमित हुए थे और 573 लोगों की जान चली गई थी।
बड़े शहरों में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद घट रही है। इन शहरों में पिछले साल से 15 दिन के ट्रेंड को देखें तो लगता है महामारी की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। मुंबई के अस्पतालों में 11 जनवरी को 8,727 कोरोना मरीज भर्ती थे। 26 जनवरी को यह आंकड़ा घटकर 3,384 रह गया। यानी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या में 61% की कमी दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में 17 जनवरी को 2,782 मरीज भर्ती थे। 26 जनवरी को इनकी संख्या घटकर 2,000 ही रह गई। यानी राजधानी के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में 28% की कमी दर्ज की गई। ऐसा ही ट्रेंड दक्षिणी शहर चेन्नई में भी देखने को मिल रहा है। चेन्नई में 12 जनवरी को 1,456 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जबकि 26 जनवरी को शहर के अस्पतालों में 971 मरीज ही भर्ती हैं। बेंगलुरु में 18 जनवरी को 315 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जो 26 जनवरी तक 239 रह गए। इस तरह शहर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में कुल 8% की कमी आई है। कोरोना की रफ्तार में भले ही कमी दिख रही हो, लेकिन अभी भी केरल में रफ्तार तेज है। गुरुवार को 51,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले थे, जबकि बुधवार को 49,777 लोग चपेट में आए। वहीं 25 जनवरी को यह आंकड़ा 55,000 से ज्यादा था। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब बात कर्नाटक की करें तो यहां रफ्तार में भले ही कमी दिख रही हो, लेकिन अभी भी काफी मरीज संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 38,083 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 48,905 नए मामले मिले थे, जबकि 25 जनवरी को 41,400 नए संक्रमित मामले सामने आए थे। इसी बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोरोना वायरस बूस्टर डोज के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ट्रायल 9 अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 बूस्टर डोज अध्ययन के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है। भारत बायोटेक से 3 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए प्रोटोकॉल जमा करने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हिंद की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सबसे कद्दावर नेता, पत्रकारिता के जरिए भारतीय समाज और राजनीति के सुधारक, जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा, छुआछूत और तमाम कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लाला लाजपत राय की आज 157वीं जयंती है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाल जी को उनके जन्मदिन पर पूरा देश नमन कर रहा है। देश के इस महानायक को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। देशभक्ति के रंग बेरंगा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के जश्न में डूबने के इस मौके पर मोदी सरकार उन महापुरुषों को भी याद कर रही है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया। इस गौरवशाली मौके पर पीएम मोदी ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में
एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी मशहूर हैं। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल में से एक थे। उनकी याद में दिल्ली गेट पर उनके नाम से मार्केट भी है, जहां उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। जब हिंदुस्तान गुलामी के जंजीरें तोड़कर आजाद हिंद में आजाद सांस लेने की जद्दोजहद का संघर्ष कर रहा था, उस वक्त क्रांतिकारियों के दल अपने तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। यही वो वक्त था जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ और उनके सिर पर पड़ी एक लाठी की चोट से 17 नवंबर 1928 को उन्होंने दम तोड़ दिया। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के रेवाड़ी में हुई, जिसके बाद वो लाहौर के राजकीय कॉलेज से लॉ करने चले गए। उन्होंने लाहौर और हिसार में वकालत की प्रैक्टिस भी की। आजादी की लड़ाई में अपनी जान देने वाले लाला लाजपत राय ने देश में फैले छुआछूत के खिलाफ भी लंबी जंग छेड़ी। ब्रिटिश मिशन से अनाथ बच्चों को बचाने के हिंदू अनाथ राहत आंदोलन की शुरुआत भी की। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान शरीर पर चोट लगने के बाद उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील। लाठी चार्ज में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और कई दिन तक अस्पताल में रहने के बाद उसी साल 17 नवंबर को उनकी मौत हो गई। इसके एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने लाठी चार्ज का आदेश देने वाले ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज को एक दिशा देने वाले महानायक थे। उनके जरिए स्थापित की गई संस्थाएं उनके योगदान की गाथाएं आज भी बयां करती हैं। एक लेखक, ओजस्वी वक्ता, वकील, इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पहचान बनाने वाले लाला जी हमेशा देशवासियों के दिलों में धड़कते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।